वालेकुम। पीछे हमने लेक्चर में पेनिसिलिन पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, नेचुरल सेमी सिंथेटिक हमने कर लिया। अभी हमारे पास 2 चीज़ें रह गई और इस तरह इंशाल्लाह ये हमारा लेक्चर इधर ख़त्म हो जाएगा। एंटी स्टेफ्लोकोकल, एंटी ज़ूडोमोनाल देख लेते हैं, ठीक है। अब एंटी हमारे पास स्टेफ्लोकोकल क्या होती हैं? एंटी स्टेफ्लोकोकल, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये हम तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पेनिसिलिन की। ये हमारे पास आपने इनके ड्रग के नाम याद रखने हैं। इनको हम पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिसिलिन लीनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन कहते हैं। अब ये क्या चाहिए? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ये देखो ना, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो पेनिसिलिनेज एंजाइम होता है वो पेनिसिलिन को तोड़ देता है और वो सेमी सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं उनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पेनिसिलिन होती नहीं सारी, तो पेनिसिलिनेज एंजाइम जो होते हैं वो जब तोड़ता है तो उनकी वजह से सेमी सिंथेटिक और जो नेचुरल है वो अपना परफॉर्म नहीं कर सकती अच्छी तरह से फंक्शन। तो उनसे निपटने के लिए, पेनिसिलिनेज एंजाइम के निपटने के लिए हमारे पास एंटी स्टेफ्लोकोकल ड्रग्स होती हैं, जो कि हमारे पास इस जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है इसके खिलाफ रेजिस्टेंस रखती है। मतलब इस पेनिसिलिनेज एंजाइम का इन पर असर नहीं होता, तो इस वजह से ये जो ऐसी पेनिसिलिन होती हैं जिन पर पेनिसिलिनेज का असर नहीं होता उनके खिलाफ रेजिस्टेंस रखते हैं। तो ये हमारे पास जो ड्रग्स होती है ये अच्छी होती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होती है? इसका नाम आपने याद रखें, मनोड। क्या है? मनोड। मनोड से क्या बनता है? एम से हमारे पास बन जाता है मैथिसिलिन, ठीक है। एन से हमारे पास आ जाता है नेफसिलिन, और ओ से हमारे पास आता है ऑक्सासिलिन, और हमारा डी से आ जाता है डाइक्लोसिलिन, डाइकोक्सिलिन, डाइकोक्सिलिन, ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास ड्रग्स आ जाती है। अब आपने ये इसमें से एक याद रखना है कि हम जो है ना नेफसिलिन, ये जो हमारे पास है नेफसिलिन, मैथिसिलिन, सॉरी बात करें मैथिसिलिन में हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मैथिसिलिन जो होते हैं वो उनमें मैथिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। हालांकि ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में मैथिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो उनको हम कहते हैं मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस वगैरह। तो हम उनको क्या कहते हैं? मर्सा स्टेन। मर्सा क्या होते हैं? मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, ठीक है। वो क्या होते हैं? मैथिसिलिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेनिसिलिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, इस तरह ये रेजिस्टेंस इनमें होती है पेनिसिलिनेज के खिलाफ, ठीक है। अच्छा, जब कुछ जो होते हैं मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस होते हैं, मैथिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस रखते हैं, उनको ट्रीट कैसे करते हैं? उनको ट्रीट हम ऐसे करते हैं, ट्रीट बाई वैंकोमाइसिन, जो कि हमारे पास नॉन बीटा लैक्टेम कंटेनिंग का एक ड्रग है। ये मैंने शुरू क्लासिफिकेशन में आपको नॉन बीटा लैक्टेम में बताया था कि वैनकोमाइसिन होती है, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन हम क्या करते हैं? मर्सा स्टेन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सिंपल इतने आपको पता होना चाहिए इनके नाम वगैरह, बाकी इसमें इतना कुछ अपना याद करो तो खैर है। अब ये नेफसिलिन के आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या होती है? इसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेफ्राइटिस काज कर देती है। क्या काज कर देती है? नेफ्राइटिस काज कर देती है। इसका हमने यूज़ को क्या कर देती है? कम कर दिया। मैं नेफसिलिन के बारे में कह रहा था, ये मैथिसिलिन के बारे में। मैथिसिलिन हम इसलिए नहीं यूज़ करते, एक तो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो रही है और दूसरा ये नेफ्राइटिस काज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यूज़ करना छोड़ दिए। अब हमारे पास बगैर टाइम जाए कि लास्ट जो क्लासिफिकेशन है उसमें जाते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन हमने पहले क्या पढ़ लिया? पहले हमने नेचुरल पढ़ लिया, सेमी सिंथेटिक पर एंटी स्टेफ्लोकोकल पढ़ लिया। अब हमारे पास आ जाते हैं एंटी ज़ूडोमोनाल। क्या हमारे पास आ जाते हैं? एंटी ज़ूडोमोनाल आ जाते हैं, ठीक है। अब एंटी ज़ूडोमोनाल क्या करना? सिंपल आपने याद रखें, ये ज़ूडोमोनाल जो हमारे पास ज़ूडोमोनास स्पीशीज़ है उसके खिलाफ ये क्या करती हैं, उनकी एबिलिटी होती है कि उसके खिलाफ ये एक्ट कर सकती हैं। इसकी ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग में हमारे पास आते हैं पेपिरासिलिन। क्या आ जाते हैं? पेपिरासिलिन आ जाते हैं। पेपिरासिलिन क्या करता है? सिंपल इसका नाम खुद बता रहा है, ये हमारे पास इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं ज़ूडोमोनास एरेगनोज़ा। ये जो ज़ूडोमोनास स्पीशी है, ज़ूडोमोनास एरेगनोज़ा जो है उसको ये क्या कहते हैं? एरेगनोज़ा, उसको ये इनहिबिट कर देते, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेजिस्टेंस वो है एक बैक्टीरिया, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी ज़ूडोमोनाल एक ड्रग देती हैं, ठीक है। लेकिन आपने याद रखें, ये हमारे पास जो पेपिरासिलिन है ये हम अकेले यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको हम कम्बिनेशन फार्म में यूज़ करते हैं विद टैज़ोबैक्टिम। क्या है? टैज़ोबैक्टिम के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं?
टैजोबैक्टीरियम के साथ हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में। टैजोबैक्टीरियम क्या है? ये बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर है। बार बार आ रहे हैं, जैसे क्लेवोलोनिक एसिड मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, सल्बैक्टेरियम आ जाता है और टैजोबैक्टीरियम ये आ जाता है। ये हमने अभी आगे पढ़ना है तो परेशान नहीं होना। ये हमारे पास क्या है? बीटा लैक्टिमेज एंजाइम इनहिबिटर है, जो कि बीटा लैक्टिमेज एंजाइम को इनहिबिट करके इन ड्रग की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए इसको कम्बिनेशन फार्म में यूज़ करते हैं। अब हमारे को जो है ना, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी। अब देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो रेजिस्टेंस कैसे हो जाते हैं, रेजिस्टेंस उनमें फिनोमेना क्या है, कैसे वो रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं इस पेनिसिलिन के में। सबसे पहले तो हम जैसे पीछे हमने डायग्राम में देखा था कि सबसे पहले क्या होते हैं, बीटा लैक्टियम या इंटर होते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर उसकी एंट्री को बंद कर दें, ठीक है, एंट्री को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस आ सकती है। या परमेबिलिटी की बात कर लें, ठीक है, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ड्रग अंदर नहीं आएगी तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकी। तीसरा क्या होता है, कुछ जब ड्रग अंदर आ गई तो हम अंदर से बाहर की तरफ फेंक देते हैं उस ड्रग को, तो उससे कहते हैं इफ्लक्स पंप। क्या होते हैं? इफ्लक्स पंप होते हैं कुछ बैक्टीरिया वगैरह में, जैसे क्लैब्सिला वगैरह में ज़्यादा होता है। क्लैब्सिला जो है ना, उसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। एमसीक्यूज़ में आ जाता है क्लैब्सिला में क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ्लक्स पंप उसके पास होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है एंटी पेनिसिलिन वगैरह के खिलाफ, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो होते हैं, जैसे हमें पता है कि जब वो पेनिसिलिन इंटर होती है अंदर की तरफ, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिल जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को उसको तब्दील कर देते, अल्टर कर देते। तो पेनिसिलिन को समझ नहीं लगती कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन किधर पड़ी, तो वो अटैच नहीं हो सकती, या उसके अटैचमेंट को हम प्रिवेंट कर देते हैं। इस तरह उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के खिलाफ ये बैक्टीरिया आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, ये बीटा लैक्टेम होता है ना, रिंग पेनिसिलिन में, तो अगर बीटा लैक्टिमेज एंजाइम बना लें तो फिर भी रेजिस्टेंस आ सकती है। बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के जरिए क्या करते हैं, बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ देते हैं और पेनिसिलिन वगैरह के खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं। इसको हम निपटने के लिए क्या करते हैं, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर देते हैं, जैसे टैजोबैक्टीरियम आ गया, क्लेवोलोनिक एसिड आ गया, ठीक है। ये आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन चूँकि पहला चैप्टर ये मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे लेंथी भी है, तो इसको समझने लाजमी है, क्योंकि आगे जो चैप्टर हैं इसके साथ जो कंसर्न कर रहे हो, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हम ये या तो ओरली दे सकते हैं, या हम इंटरमस्कुलर या IV दे सकते हैं। तो ओरल की बात करें, ओरल रूट की बात करें, तो हमारे पास कौन कौन सी है जो ओरली हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम पेनिसिलिन V दे सकते हैं। ये मैंने पीछे पढ़ाया था इसके डिफरेंस में, पेनिसिलिन G और V के डिफरेंस में मैंने आपको पढ़ाया था ये पीछे लेक्चर में। पेनिसिलिन V ओरली हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या सकते हैं, पेनिसिलिन V आ जाएगी ओरली। इसके अलावा अमोक्सिलिन जो है, अमोक्सिलिन एम्फिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। क्या एम्फिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एम्फिसिलिन को हम अकेले यूज़ नहीं करते, उसको सल्बैक्टम के साथ यूज़ करते हैं। सल्बैक्टम के साथ, सल्बैक्टम क्या है, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर है, आगे हमने पढ़ने हैं, ठीक है। वो उसके साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये है, अभी हमने पढ़ा ये पेपैरासिलिन, उसको किसके साथ यूज़ करते हैं, टैजोबैक्टीरियम के साथ। तो पेपैरासिलिन को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, टैजोबैक्टीरियम के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी ओरली जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग जो मैंने बताई थी, एम नोड, इसको हम या तो इंट्रामस्कुलर देते हैं या IV देते हैं। तो IV या इंट्रामस्कुलर कौन सी ड्रग देते हैं, मनोड देते हैं। कौन सी, मनोड मैंने बता दिया आपको कौन सी 4 ड्रग थी, एमसेमेथिसिलिन, एनसिनेफ्सिलिन, ऑक्सैसिसिलिन एंड डैक्लोजोसिलिन आ जाते हैं, ठीक है। मनोड ये आ गए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाए कुछ ड्रग्स होते हैं हम डिपोर्ट फार्म में देते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, MCQs में काफ़ी पूछते हैं कि डिपोर्ट फार्म में कौन सी देती है। हमारे पास जो है पेनिसिलिन G, कौन सी, पेनिसिलिन G हम क्या करते हैं, डिपोर्ट फार्म में देते हैं। मैंने पीछे आपको कराया था, ठीक है। तो ये सारे MCQs मैंने आपको करा दिए इंशाल्लाह, इसमें कोई MCQs और SCQs दोनों नहीं रहेंगे, आपने अगर इस साथ साथ नोट्स बना दिए। अच्छा, फूड जो होते हैं ना, फूड जो होते हैं इम्पेयर कर देते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को। कैसे इम्पेयर कर देते हैं एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि फूड जब ज़्यादा आएगा तो एसिड ज़्यादा बनेगा, तो मैंने पहले बताया था कि ये एसिड स्टेबल ड्रग्स नहीं होती पेनिसिलिन वगैरह, ठीक है। तो एसिड स्टेबल हमारे पेनिसिलिन V आ जाती है, लेकिन बाकी जो है वो एसिड स्टेबल नहीं होती, इसलिए फूड के साथ ये हम कभी भी नहीं देते, ठीक है। फूड के साथ हमने इसको कभी भी नहीं देना, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर सकती हैं, ये हमारे पास क्रॉस कर सकती हैं, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन ये टेट्रोजेनिक नहीं होती। ये आपने ये नहीं कहना कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है तो टेट्रोजेनिक, ये अपनी लाइन याद रखें, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है लेकिन ये नॉट टेट्रोजेनिक। अभी तक हमने देखा है कि कोई टेट्रोजेनिसिटी इनमें नहीं पाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास प्लेसेंटा के साथ ये क्रॉस कर सकती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपने याद रखना इनकी जो एक्सक्रीशन होती है ना, एक्सक्रीशन, वो या तो मोस्टली
क्या होती है, किडनीज होती है। किससे होती है, किडनी से एक्सक्रीशन होती है सबकी। लेकिन 2 ड्रग्स हैं जिनमें एक्सेप्शन है, वो लिवर से होती हैं। वो कौन सी हुई है हमने देख लेना, ठीक है। उसमें हमारे पास आते हैं नेफ्सिलिन, ये नेफ्सिलिन जो है, नेफ्सिलिन एंड ऑक्सासिलिन, NO आपने याद रहे। बाकी सारी किडनी से, NO जो है वो लिवर से जाएगी। नेफ्सिलिन एंड ऑक्सासिलिन ये हमारे पास डाग आ जाती है, ठीक है। अब हम इसकी टॉक्सिटी देख लेते हैं और ये हमारा जो टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ से एम्फिसिलिन वाला। एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले तो ये हमारा फूड एडवर्स इफेक्ट में आपने याद रखना है HHNN, HNN एंड डी से तो आपको याद होना चाहिए GIT को प्रॉब्लम करिए, डायरिया वगैरह होगा, ठीक है। असल आपने जो याद रखना है ना, डायरिया वगैरह क्यों होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक है वहाँ पे जो है बैक्टीरिया का नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो जिससे वो मैं होम्योस्टेसिस नहीं रहती, तो जिससे डायरिया हो जाता है। H से क्या बनता है, H से पहले H से हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या है, हेमाटोलॉजिकल, ये आपने याद रखना है, ऐसी क्यूज़ में पूछते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारे पास एक तो कोगुलेशन को डिक्रीज़ कर देती है, दूसरी साइटोपिनिया वगैरह काज कर देती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऐसे होती है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। ये आपने याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो मैं बात बता रहा हूँ, हाइपर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती हैं। जो पेंसिलिन होती है ये हाइपर सेंसिटिविटी शो करती हैं। तो जब ये शो करती है तो आपने एक चीज़ याद रखें, जब भी पेंसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है तो हमने इसको जो है सेफेलोस्पोरिन के साथ नहीं देना, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा सेफेलोस्पोरिन क्या है, ठीक है। तो जब भी पेंसिलिन की सेंसिटिविटी हो जाती है हाइपर सेंसिटिव, तो तब हम कभी भी उसको ड्रग चेंज करके सेफेलोस्पोरिन कभी भी नहीं देते। ये आपने पॉइंट याद रखें। फिर हमारे पास ये जैसे हमने बताया था मेथिसिलिन वगैरह क्या कर सकती है, नेफ्राइटिस काज कर सकती हैं, इसलिए हम मेथिसिलिन का यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिटी कर सकती हैं, न्यूरोटॉक्सिटी कर सकती हैं। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि सीजर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और बाजू का एपिलेप्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होगी। इसके अलावा हम इसका एडवर्स, ये तो एडवर्स इफेक्ट हमारे पास हो गया, और बस ये हमारे पास हो गया। अब पॉइंट जो आपने याद रखने इस जो भी मैंने पढ़ाया उसमें एक तो ये पॉइंट याद रखने कि एसिड स्टेबल होती है जो नहीं होती, एक्सेप्ट कौन सी, एक्सेप्ट पेंसिलिन V एंड मॉक्सिसिलिन। इन दो के अलावा ये सारी जो होती है एसिड स्टेबल नहीं होती। फिर हमने इसका देखा कि R ग्रुप जो है उसको मॉडिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसके स्पेक्ट्रम को इन्हेंस कर सकते हैं, जो कि हमने सेमी सिंथेटिक में देखा था, ठीक है। फिर हमने इसमें पॉइंट आपने याद रखें, जो एम्पिसिलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो ड्रग ऑफ चॉइस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन एंटेरोकोकल इन्फेक्शन में, और एमॉक्सिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है बैक्टीरियोइड एंड एंडोकार्डाइटिस में, बैक्टीरियोइड एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसी तरह हमने देखा तो वैंकोमाइसिन वगैरह जब रेजिस्टेंट हो जाती हैं तो उसमें बर्सा जो स्टेन होती हैं वो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट होती है, उनको ट्रीट करने में क्या देते हैं, वैंकोमाइसिन देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फोरोस्पोरिन। थैंक यू।